जनाब आपके जो एंजाइम्स हैं, जैसा कि प्रोटीनेजेज एंजाइम, फास्फाटेजेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम, तो इसको हम ये कहते होते हैं अजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। तो आपने कहना है कि अजीरोफिलिक ग्रेन्यूल से बेसिकली जो पर्पस है वो जनाब आपके ऐसे एंजाइम हैं जिनके अंदर लाइसोसोमिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक हो गया। तो आपने ये कहता होता है माइकोबैक्टीरियम में भी लेवल इंक्रीज होता है या न्यूट्रोफिल का। माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है, जैसा कि आप ये कहते हो, एंड पे जाके आपके लिम्फोसाइट्स का लेवल जो होता है वो पीक पे जाना शुरू कर देता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपका न्यूट्रोफिल ही होगा। ठीक है। ये देखें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का जब ग्रेन्युलोमा बढ़ता है ना, तब आपके लिम्फोसाइट्स का लेवल हाई होता है, जब वहां पे कैज़ियाटिक ग्रेन्युलोमा बनता है उस लेवल पे। अच्छा जी, तो ये आपके न्यूट्रोफिल के हिसाब से आपने याद रखनी है बातें कि न्यूट्रोफिल के अंदर ये होती हैं। देखिए बच्चों, आपके जो न्यूट्रोफिल होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम सेगमेंट्स की बात करते होते हैं तो आपने ये कहना है कि आपके मुख्तलिफ तरह के लोब्स होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप सब ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर, आप सब आगे जाकर हीमाटोलॉजी के अंदर आप एक चीज डिस्कस करोगे कि विटामिन बी 12 जो होता है और विटामिन बी 9 जो होता है, ये जनाब आपकी सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या उस बंदे के अंदर सेल टूटेगा? सेल नहीं टूटेगा। जब सेल नहीं टूटेगा तो क्या सेल डिवीजन होगी? सेल डिवीजन नहीं होगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा? सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो आपने ये कहना है साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा। जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। और इसके अंदर जो आप के लोब्स होते हैं वो 6+ होते हैं। ये आपका अक्सर एमसीक्यूज आ जाता होता है और आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि जब अगर किसी बंदे के अंदर इन्फेक्शन हो गई है तो उस बंदे के अंदर जो फर्स्ट सेल की प्रोडक्शन होनी है वो कौन सी होनी है? शाबाश। अगर किसी बंदे के अंदर आपकी इन्फेक्शन हो गई है तो आपके न्यूट्रोफिल, अब देखें जैसा कि आपने खुद बताया कि आपके न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन होगी। जैसे ही न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन होगी तो बोन मैरो जो न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन कर रहा होगा वो ज्यादा से ज्यादा नहीं कर रहा होगा। शाबाश। जो न्यूट्रोब्रेन आपका बोन मैरो जो होगा वो जनाब ज्यादा से ज्यादा कर रहा होगा। जब आपकी बोन मैरो आपके न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा कर रहा होगा तो इसके नतीजे में आपके जो इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स होंगे वो बहुत ज्यादा पैदा होंगे। अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर इमैच्योर आपके न्यूट्रोफिल्स की जो प्रोडक्शन है, जो आपके लिम्फोसाइट्स की जो प्रोडक्शन है वो जनाब पीक के ऊपर हो, तो हम उसको कहते होते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट। क्या होता है? जो आपका ग्राफ होता है वो किसकी तरफ जाता है? लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जाता है, वो कौन सा है? एग्जामिनर ये पूछता होता है कि जब आप किसी भी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होता है तो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन के अंदर सबसे पहले जो आपके सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो कौन से होती है? तो आपने ये कहना होता है कि अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के अंदर जो सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो न्यूट्रोफिल की होती है। फिर वो ये कहते होते हैं कि अपेंडिसाइटिस के अंदर जो आपके सेल्स की प्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो आप लेफ्ट की तरफ देखते हो, राइट की तरफ देखते हो, कहाँ देखते हो? तो आपने कहना शिफ्ट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि अपेंडिसाइटिस के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन भी होती है, बोन मैरो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल पैदा करती है। जब न्यूट्रोफिल ज्यादा से ज्यादा इमेच्योर पैदा करेगी तो आपने कहना है शिफ्ट टू लेफ्ट। हाँ जी, शाबाश। क्लियर है बच्चों? ओके। अब यहाँ पे कीमोटैक्टिक ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रोफिल को कौन अट्रैक्ट करता है, ये भी आपका अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया होता है। तो आप लोगों ने ये कहना होता है कि जो न्यूट्रोफिल का आपको मतलब के कीमोटैक्टिक जो होते हैं, जो कि जनाब आपके न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने ये कहना होता है कि बच्चों इसके अंदर आपने ये कहना है इंटरलिकन 8, ठीक हो गया, C5a, ल्यूकोट्रीन B4, उसके बाद आपने कहना है कैलिक्रीन। कैलिक्रीन ये जनाब आपके ऐसे होते हैं जो कि जनाब आपके एक तरह के न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन करवाते हैं। ये एमसीक्यूज आया होगा कई दफा इनमें से कि हाँ जी जनाब इनमें से ऐसा कौन सा होता है जो कि न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन करवाता है? तो आपने कहना कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पर काम करता है। इंटरल्यूकिन 8 हो गया, C5a हो गया। उसके बाद जनाब आपने कहना होता है कि एक तरह का ल्यूकोट्रीन B4 हो गया, कैलिक्रीन हो गया, ये सारा ऐसा काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, उधर से भी पढ़ा देता हूँ।
जो हमने अभी किया है ना। अच्छा शहजादो, अब देखो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों को पता था कि सबसे पहले जो आपकी सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो कहाँ से होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से, माइलॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। जब मैंने लिम्फोइड की बात की तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि लिम्फोसाइट्स हर तरह के क्या हुआ, लिम्फोब्लास्ट बने, बी सेल्स बने, टी सेल बने, नेचुरल किलर सेल्स बने, बी सेल से प्लाज्मा सेल बने, टी सेल से टी हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल बन गया। उसके बाद जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के अंदर क्या होता है, आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, एरिथ्रोब्लास्ट होता है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट बनते हैं, उसके बाद एरिथ्रोसाइट बनते हैं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मेगा कैरियोब्लास्ट, उसके बाद जनाब आपने कहना मेगा कैरियोसाइट, फिर एंड के ऊपर आपके प्लेटलेट्स बनते होते हैं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये जनाब आपके ब्लड के अंदर मौजूद है। फिर मैंने क्या कहा कि यार जब आपके एक तरह की न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल और बेसोफिल की बात करते हैं तो आप लोगों ने कहना होता है कि यार ये माइलोब्लास्ट है। आप लोगों ने कहना होता है कि भाईजान ये क्या है, एक तरह का आपका, एक तरह का आप लोगों ने कहना होता है कि ये आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ग्रेन्युलोसाइटोपोइसिस। माइलोब्लास्ट क्या बना, आपके एजिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल के अंदर जो है वो जनाब आपके लोब्स कितने माने, 1 2 3 4 5। ठीक है, नॉर्मल 5 है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेल की डिवीजन नहीं होती तो इसके अंदर क्या होगा, हाइपर सिगमेंटेड होगा, लोब्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे 6 से। मोनोसाइटोपोइसिस क्या होगा, मोनोब्लास्ट होगा, मोनोसाइट्स होगा, और यहाँ पे टिश्यू के अंदर बने के मोनोसाइट्स क्या बन जाता है, आपके एक तरह का मैक्रोफेज बन जाता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने क्या, आप लोगों को मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा था कि भाई जान सबसे पहले जो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपकी अक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर ये मेनली सेल्स होता है, आपकी अपसेस के अंदर ये मेनली सेल्स होता है, आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ये मेनली सेल्स होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा कि इसके अंदर मल्टीलोब न्यूक्लियाई होते हैं, इसके अंदर जनाब स्पेसिफिक तरह के इंजाइम्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक तरह के इंजाइम्स होते हैं। मैंने कहा कि एग्जाम वाला जो क्वेश्चन है वो कभी आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है, अल्कलाइन फास्फाटेज, कोलिजिनेज, लाइसोसाइम, लेक्टोफेरिन, एजोफिरो, अज़ूरोफेरिक ग्रैन्यूल्स। अज़ूरोफेरिक ग्रैन्यूल्स को लाइसोसोम भी होते हैं, जिसके अंदर जनाब आपका प्रोटीनेसिस, फास्फाटेज, माइलोपेरोक्सीडेज एंड ग्लूकोरोनिडेज ये जनाब आपके होते हैं। मतलब एंजाइम का आपने रट्टा लगाना के कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपका सेल बनता है, अगर फॉर एग्जांपल विटामिन B9 B12 की डेफिशिएंसी है तो सेल डिवीजन नहीं होती, तो जिसकी वजह से हाइपर सेगमेंटेड एंड लोब्स विल बी मोर देन 6। ठीक है, तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल न्यूक्लियस जो है वो जनाब हैज द 6 लोब्स आर सीन इन अ विटामिन B12 और B9 डेफिशिएंसी। उसके बाद क्या है, अ लेफ्ट शिफ्ट विद अ हाई बैंड इमेच्योर न्यूट्रोफिल रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ द हाई माइलॉइड प्रोडक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन या CML को शो करता है। इंपॉर्टेंट जो आपके डिटेक्शन होती है वो कैसे होती है, C5a, इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्रिन B4, कैलिकिन जो होती है वो जनाब। कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझ रहे वो बंदा पूछ सकता है, वरना नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। शाबाश, एनीवन जी। हेलो, जिंदा हो? ओके, क्लियर है। तो शजर, मैं क्या सुन रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ल्यूकोट्रीन B4 एसिटी के रिएक्शन, ल्यूकोट्रीन जेरे होंगे ना, ल्यूकोट्रीन B4 हो गया, इंटरल्यूकिन 8 हो गया, ठीक है, C5a हो गया। ये सारे के सारे जिन्ने भी होंगे ने ना, ये अपनी न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं, और वो
जेरे जरिए जनाब न्यूट्रोफिल ये पता है कि कहते हैं। तो आप लोग इस तरह समझो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे लड़ाई हो गई है और वहां पे जो मैसेज देने का काम करते हैं कि यार वहां पे लड़ाई होगी जल्दी पहुंचो न्यूट्रोफिल, वो ये काम करते हैं। ठीक होगा, ये जनाब वहां पे बताते हैं कि भाई लड़ाई हो चुकी है, तो ये ल्यूकोट्रिन P4 जो होते हैं वो ये काम करते हैं। अब देखें आगे, लेफ्ट शिफ्ट इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी को आप लेफ्ट शिफ्ट नहीं कहते, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स को आप लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल जब इन्फेक्शन होगी तो उसके अंदर जनाब आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल आपकी प्रोडक्शन हो रही होगी, इमेच्योर आरबीसी का आपका लेफ्ट शिफ्ट से सर लेना देना नहीं होता। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब हम आगे और आगे देखते हैं कि आपका और क्या चीजें हैं। तो फर्दर जब आप बच्चों डिस्कस करते हो, आपका जो नेक्स्ट सेल्स होता है वो आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एरिथ्रोसाइट्स। सबका माई बाप एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। देखें आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स आपके वो सेल्स होते हैं जो कि आपके कहाँ से पैदा होते हैं, इज कॉल्ड लिकोट्रिन। मेनली जो होते हैं वो अपने न्यूट्रोफिल को ही बताना होता है। ठीक है, अच्छा। अब फॉर एग्जांपल हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है जनाब आपका एक तरह का एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता है कि एरिथ्रोसाइट्स से पैदा कहाँ से होते हैं। सबसे पहले आप लोगों के एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो पैदा होते हैं वो एरिथ्रोब्लास्ट से होते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट जो होगा वो क्या कहता करेगा, आपका रेटिकुलोसाइट्स पैदा करेगा। रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो जनाब आपके एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन करवाते होते हैं, ये आपने कहना है। अब इसका मेन काम क्या होता है, जो आपके आरबीसी होते हैं, आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। किसको देना है? टिश्यू को। तो आपने कहना है कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन डिलीवर टू टिश्यू। ठीक है, ये जनाब आपका एक तरह का टिश्यू को डिलीवर करना और कैरी ऑक्सीजन करना मेन इसका जो काम होता है वो ये होता है। उसके बाद आप लोगों ने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, ये आपका ऐसा सेल होता है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, ये अन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, अन्यूक्लिएटेड होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, नंबर 1। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये आपका एक तरह का इसका जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव मतलब कि इस तरह। ठीक हो गया। अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल इस तरह सरफेस एरिया ज्यादा हुआ या कम हुआ? सरफेस एरिया ज्यादा होता है बाइकनकेव नेचर होने की वजह से। मतलब कि आपने ये कहना है कि हाँ जी इसकी सरफेस जो होती है, इसकी जो नेचर है उसकी वजह से ही इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो जनाब आपका एक तरह का ज्यादा से ज्यादा ये हेल्प करना, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा रोल होता है। तो क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस और इसकी शेप की बेस के ऊपर आप ये कह सकते होते हो। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक दो चीजें जो हैं वो आपने ये देखनी होती हैं कि नॉर्मल जो आपके रेटिकुलोसाइट्स की जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, नॉर्मल लाइफ स्पैन जो होता है वो कितना होता है, वो आपका 120 डेज का होता है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 120 डेज से पहले ही आपके आरबीसी की प्रोडक्शन, आपकी हीमोलाइसिस हो रही है, आपके जो आरबीसी हैं वो टूट रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उस प्रोसेस को कहते हैं हीमोलाइसिस। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके अंदर जनाब, अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उस बंदे के अंदर जो आपके आरबीसी हैं वो जनाब आपके 120 डेज के अंदर नहीं बल्कि 90 डेज के अंदर खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो बंदा क्या हो सकता है? हीमोलाइसिस उसके अंदर हो सकती है, उसके अंदर एनीमिया हो रहा है। समझ आ रही है ना? अब जो अगर उसके अंदर एनीमिया हो रहा है, उसके अंदर हीमोलाइसिस हो रही है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? उसकी बोन मैरो की तरफ जाएगा। जब उसकी बोन मैरो की तरफ जाएगा तो क्या होगा? उसकी बोन मैरो जो होगी वो आपके रेटिकुलोसाइट्स की जो काउंट होगी वो ज्यादा से ज्यादा पैदा करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? रेटिकुलोसाइट्स जो होंगे वो जनाब आपके 2% से ज्यादा होगी। बात इसको समझे कि नहीं समझे? शाबाश बताइएगा जी, इस पॉइंट को समझ गए हो कि हाँ जी क्या होता है? ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये कहना होता है कि एक तरह का जो आपके आरबीसी होते हैं ये आपकी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? तो आप लोगों ने कहना है ग्लूकोज को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है उसके जरिए जो है वो जनाब आपका ग्लूकोज को यूज करना, जैसा कि फॉर एग्जांपल 90% तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के जरिए यूज करते हैं, बाकी कुछ और प्रोसेस भी होते हैं जैसे कि एचएमपी शंट पाथवे, आप ये देख सकते होते हो। ठीक हो गया। इस